अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो भाई मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। और एक ये अजीब सा लगा मुझे कि एक यूथ का प्लेटफॉर्म उस पे एक आउटडेटेड आदमी से आप अपडेट मांग रहे हैं। खैर, तो बहरहाल ये है कि भाई तिब में से ताल्लुक रहा है, आप लोगों से एक ताल्लुक रहा है, तो आप लोगों का इतना हक बनता है कि मैं जिस काबिल भी हूँ आप लोगों को जिस वक्त मेरी ज़रूरत हो उस वक्त मुझे आप बताएं तो मैं हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। आज भी हाजिर हूँ और मुस्तकबिल में भी हाजिर रहूंगा। तो ये जो लेक्चर आज का है, ये नॉन हीलिंग कल्चर एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी की बहुत ही बड़ी परेशानी है, और जिन लोगों को जो लोग इससे मुतासिर हैं उनसे अगर आप कभी मिलें या उनसे अगर आप उसकी सफरिंग का पूछे तो वही सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम तो सिर्फ ये है कि एक इंसान होने की हैसियत से या एक तबीब होने की हैसियत से सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं कि वो लोग कितनी सफरिंग में होते होंगे। तो बहरहाल आज तक का अगर आप देखें तो इसमें जितने भी नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं वो किसी भी वजह से हो, तो उसमें सिर्फ एक ही वो बचता है कि मरीज को जो है ना साल 2 साल उसका इलाज करा जाए, जिस तरह भी जो भी किया जाए, और उसकी माशी हालत ऐसी कर दी जाती है कि वो किसी काबिल ही नहीं रहता बेचारा। और आखिर में उससे कह दिया जाता है कि भाई आपका ये पैर कटेगा या ये आपका हाथ कटेगा या जो भी बहरहाल है, उसमें तो लास्ट में एम्पुटेशन या स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह का जो प्रोसेस किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, एक तो वो इतना कॉस्टली होता है कि अपर मिडिल क्लास भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो भाई यही तमाम मेरे जहन में ये बात आई कि भाई क्यों ना हम अपने सिस्टम का पोटेंशियल एक्सप्लोर करें, और हम इन लोगों को जो इस तरह के मरीज हैं बेचारे जिनकी सफरिंग बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम उन्हें इसका बेनिफिट पहुंचाए अपनी पैसे का। तो बहरहाल ये जो कहानी जो शुरू होती है ये तो उस वक्त की है कि जब मैं रेजिमिनल थेरेपी का इंचार्ज हुआ करता था और हमने एनआईयूएम में रेजिमिनल थेरेपी स्टेब्लिश की थी। तो उस वक्त ये मलिक इतरत साहब, इन लोगों का भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ इनके बैच का कि इन लोगों ने बहुत काम किया उस जमाने में। और ये जो भी मैं आज आपको प्रेजेंटेशन दूंगा इसमें कहीं ना कहीं इनके बैचमेट का या इनके जस्ट जूनियर का या इनके जस्ट सीनियर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा जरूर है। लेकिन मेनली इनके बैच ने इन नॉन हीलिंग कल्चर के मामले में बहुत ज्यादा मदद करी, और बहुत ज्यादा इन लोगों ने एंथुसियास्टिकली जो है ना इस चीज को टेकअप किया। खासतौर पर जाहिद था बेचारा, एक स्टूडेंट हमारा, उसे तो फाउल स्पेलिंग अल्सर से बदबू भी नहीं आया करती थी, वो तो इतना एंथुसियास्टिकली करता था। तो बहरहाल इन लोगों का सबका एक्नॉलेजमेंट के बाद मैं शुरू करता हूँ ये लेक्चर। चलो भाई शायद फर्स्ट स्लाइड लगा। तो ये तो वो चीजें थी है जो मैंने आपको बता भी दी कि हमने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया। एक तो ये था कि बर्डन ऑफ द लेग अल्सर, अगर आप देखें कि ये इधर कर्नाटक और या साउथ इंडिया में तो लेग अल्सर या के जो मरीज है बहुत ही ज्यादा होते हैं, और एक ये पब्लिक हेल्थ इशू हो गया है। और लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ये है कि भाई कुछ भी करा जाए तो पहले उसे कन्वेंशनली और नॉन सर्जिकली ट्रीट करते हैं, फिर उसमें सर्जरी करते हैं, फिर उसमें लास्ट में ये कह देते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, अब आपका एम्पुटेशन होगा। तो बहरहाल ये तीन चीजें वो अब तीन अवामिल थे जिनकी बुनियाद पर हमने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट की और फिर इस पे हमने काम शुरू किया। नेक्स्ट। अच्छा भाई देखो, यूनानी का जो कंसेप्ट है सबसे पहली चीज वो है कि यूनानी मेडिसिन इन कुरूहे खबीसा के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहली जो चीज है मैं आप लोगों से जो ये दरख्वास्त करूंगा वो ये है कि जितने भी कुरूहे खबीसा है वो कोई भी बगैर सुए मिजाज के नहीं हो सकता।
तो आप सबसे पहली बात ये जहन में बिठा लें कि हर अल्सर सुए मिजाज। अब सुए मिजाज जो है वो भी खास तौर पर दो तरह के सुए मिजाजात जो ऐसे हैं कि जिनकी वजह से अल्सर बनते हैं, और बनने के बाद फिर वो हील भी नहीं होते, या उनकी का इंतमाल जो है वो दुश्वार होता है। तो उनमें सबसे पहला जो मिजाज है वो है रतब। रतूबत के साथ हरारत हो या बरूदत हो ये मायने नहीं रखती ज्यादा, लेकिन अमूमन ये है कि अगर किसी अल्सर के अंदर पीप मौजूद है या उससे प्रूलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, यानी सदीदी इखराज उससे है, तो आप यकीन कर लीजिए कि उसमें हरारत और रतूबत है, और ये हरारत जो है वो हरारत गरीबा है। अच्छा, तो ये तो वो अल्सर हुए कि जिनसे रतूबत बहती रहती है। दूसरे अल्सर वो हो सकते हैं कि जिनसे रतूबत नहीं बहती, लेकिन उसके बावजूद भी वो हील नहीं करते। तो उनमें यबूसत के गलबे की वजह से जो उनकी जिल्द होती है वो इतनी सुलभ हो जाती है कि वो हीलिंग को कबूल नहीं करती। तो इन दोनों सूरतों में उसूल इलाज जो है वो अलग अलग होता है। तो बहरहाल दोनों सूरतों में एक कुल्लियाती लिहाज से तो यही कह दिया जाएगा कि भाई तादील मिजाज ही करनी है, लेकिन एक का उसूल इलाज तजफीफ है जिसमें रतूबत हो, और भाई एक का तबरीद है जिसमें यबूसत हो। तो इसलिए एक में आप इस्तेमाल करेंगे मरहम, और एक में इस्तेमाल करेंगे आप सफूफात या जरूरत। जरूरत इस्तेमाल होंगी एक में दवाएं, और एक में मरहम की शक्ल में इस्तेमाल होंगे। और मरहम में भी आप जो तेल इस्तेमाल करें वो ऐसा करें कि जिसका मिजाज रतब हो, तो वो ज़्यादा मौसर होगा। तो इसीलिए हमने देखो इसमें जो फॉर्मुलेशन बताए हैं वो दो हैं, एक पाउडर का है और एक इसका मरहम का है। देखो पाउडर में हमने माने अफूदत सबसे ऊपर रखा है। तो ये माने अफूदत सबसे ऊपर क्यों रखा है, मैंने आपको बताया कि इसमें हरारत गरीबा के साथ रतूबत होती है। तो जब हरारत गरीबा कहीं भी होगी तो वहाँ अफूदत ही होगी। तो इसलिए ये माने अफूदत इसमें सबसे मुकद्दम रखी गई। और दूसरी जो इसमें खराबी होती है रुतबत की ज्यादती, तो उसके लिए हमने मुजफ्फिफात। तो सानवी तौर पर मुजफ्फिफात और मुकद्दम जो है वो हमेशा इसमें माने अफूदत अद्विया होंगी। और भाई जो ये आपका ये यबूसत लिए हुए होगा तो उसमें मरहम है जिसमें मुजफ्फिफात भी डाले जाते हैं थोड़े बहुत, अगर जरूरत समझी जाए। मुंबित लहम इसमें बहरहाल सबसे ज्यादा है वो रखते हैं, और माने अफूनत ये कि भाई जब रतूबत आप पहुंचाएंगे तो उसमें अफूनत पैदा ना हो जाए। तो जैसे इसमें लिखा है देखो कि पाउडर यूज इन केस ऑफ एक्सेसिव रतूबत। तो ये हीलिंग जो है धीरे कंटिन्यू टिल हीलिंग इवन इन स्वेरिंग ड्यू टू बीइंग मुजफ्फिफ। ठीक। तो अब इसमें क्या है, क्या ये सवाल पैदा होता है खासतौर पर तलबा के जहन में कि अगर मुतवर्रिम जख्म हो तो उसमें क्या करें। तो इसमें जो मुतवर्रिम जख्म जो होंगे उनमें भी जो मुजफ्फिफ दवाएं होती है अमूमन वो वरम को भी तहलील कर देती है, या माने अफूनत भी थोड़ी बहुत मुहल्लिल होती ही है। ठीक। नेक्स्ट। तो बहरहाल ये जो मटेरियल मेथड, ये तो खैर रिसर्च का टॉपिक नहीं है, इसमें यहाँ मैं आपको रिसर्च नहीं बता रहा हूँ। ये एक पायलट स्टडी थी जो हमने कुछ मरीजों को जो आ जाते थे हमारे यहाँ, उनमें से जो हमें ये ऐसा लगता था कि भाई इसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वो पेशेंट लेते थे। लेने के बाद उनमें ज़रूरत के मुताबिक मरहम या पाउडर का इस्तेमाल करते थे। और हम रोज पट्टी नहीं बांधते थे, हम हफ्ते में 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन हम ड्रेसिंग करते थे। और ये उसूल है तिब का कि अगर आप उस पर कोई भी जख्म का इलाज कर रहे हैं तो उसमें जो है ना जरूरत इस बात की होती है कि आप जख्म को आराम भी दें। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये तो ड्रेसिंग के तरीके हैं, आगे चलो यार। तो 15 दिन पे हम मरीज को बुला के देखते थे हर 2 महीने तक।
स्टडी वाज प्योरली ऑब्जर्वेशनल टाइप, ये जो रिसर्च की बात है शायद इन्हें निकाल दो आज। अब अच्छा देखो भाई, यहाँ से मैं आपको मरीज दिखाता हूँ कि जो यहाँ ठीक हुए इसमें। तो इसमें ये सबसे पहला मरीज इम्तियाज है। ये एक नौजवान मरीज था, इसके दोनों जो समझो आपके हील अल्सर था, इसे हील के आसपास के जो इलाके हैं, मेडुलस से नीचे और हील से ऊपर, इन बिटवीन मेडुलस एंड हील, इसे दो अल्सर थे दोनों साइड पर। तो इरेगुलर मार्जिन थे जिनके उसमें बहुत ज्यादा स्लप था, और इसका अगर फ्लोर आप देखें तो बहुत ही फाउल स्मेलिंग था, सीरस डिस्चार्ज उससे हो रहा था। और ये ना तो डायबिटिक था ना हाइपरटेंसिव था, बस ये अल्सर था, और मुद्दत से इसके अल्सर था, कई साल से। तो ये लेके इसे हमारे पास आया, जैसा देखो 12 साल से इसे ये अल्सर था। अब इसका वेनस अल्सर इसे डायग्नोस किया हुआ था, तो हमें इस वेनस अल्सर से मतलब नहीं है ज्यादा कि हम इसकी डायग्नोसिस हम भी इसकी वेनस अल्सर ही करें, और या उरू की कुरू हम इसे कर दें। तो ऐसी जरूरत नहीं है बिल्कुल, बस हम तो इसकी तशखीस करें कि कुरूए खबीसा बवजह रतूबत और हरारत गरीबा, या बस सुए मिजाज हारिस रतब। तो अब आप देखिए इसके जो इलाज होता था वो रेगुलर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग होती थी विद टॉपिकल एंटीबायोटिक, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी इसे खिलाई गई। 2 बार इसके ऑपरेशन हुए थे, लास्ट में इसे दोनों टांगों को बता दिया गया था कि एम्पुटेट कराई जाए, यानी दोनों पैर इसके काटे जाए, तब यही लोग। बताओ आप दोनों पैर काट दो किसी जवान मरीज के, तो वो क्या करेगा बेचारा, उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो बहरहाल ये किसी तरह भी अल्लाह ताला ने इसे फिर NIUM का रास्ता दिखाया, और ये आया, और इत्तेफाक से भाई वहाँ हमसे इसकी मुलाकात हुई, हमने इसे देखा, देखने के बाद इसका इलाज शुरू किया। अब आप इसका अल्सर देखें। नेक्स्ट। तो ये इसका एक अल्सर ये है। नेक्स्ट दूसरा भी दिखा दो भाई, अल्सर इनर शायद। ये इसका दूसरी साइड का अल्सर था। तो एक लेफ्ट लेग पे था और एक राइट लेग पे, और ये यूं समझिए कि इनमें इतना दर्द था कि ये बेचारा चलते हुए भी बस उंगलियों पर ही चलता था। तो ये इनका डिस्क्रिप्शन है अल्सर का, इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं। चलो आगे आगे चलो। अब ये इसकी हीलिंग हुई। अब आप देख लीजिए कि ये अल्सर इस तरह से हील हुआ, और ये कितना अच्छा हील हुआ है। देखो ये, अगर आप इसका साइज देखें तो इस साइज के अल्सर में मुमकिन नहीं था कि बगैर स्किन ग्राफ्टिंग के ये अल्सर हील हो जाता, और उसमें भी ये प्रॉब्लम आती कि एक्सेप्टेंस होता ना होता। तो ये राइट फुट का हो गया। नेक्स्ट दिखा दो भाई शायद इधर। ये दूसरा है, देखो दूसरा भी कितना अच्छा हील हुआ, और बाद में तो इसका हील होने के बाद ये था कि इसका निशान तक भी नहीं था। तो देखो इसमें ना तो स्कार बना है और ना इसमें निशान आया है। ये अब्दुल वहीद साहब थे, एक 72 साल के। नेक्स्ट दिखाओ यार, ये अब्दुल वहीद साहब वाला। इनका भी जो अल्सर था वो 12 साल पुराना था, और इनका भी लास्ट में एम्पुटेशन बता दिया था सारे कुछ इनके एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक देने के बाद। और वो क्या नाम है, कौन सा एंटीबायोटिक आया था, इम्पीरॉन से के नाम से, 1200 रुपए का एंटीबायोटिक था, वो इनके सुबह शाम 2 लगते थे। तो तब ये बेचारे मेरे पास आए। तो इनका दिखाओ अल्सर कितना खतरनाक अल्सर था इनका। ये देखो इनका ये अल्सर है। तो इतना डीप और इतना क्रॉनिक अल्सर, जिसके मार्जिन भी देखें आप, इसके वाइटिश मार्जिन हो गए हैं, तो इसमें तो हीलिंग के कोई चांस ही नहीं था। तो बहरहाल फिलहाल तो आप यूँ देख ले कि ये कितना खौफनाक अल्सर था। इसकी डायमेंशन वाइमेंशन छोड़ दें, और ये इसका हील हुआ। हील होने के बाद आप देखिए कि सिर्फ एक डिसकलर्ड स्किन है, ये स्कार नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक हुआ। और इनकी वीडियो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी। इन्होंने खुद ही अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाली थी कि मैं कैसे ठीक हो गया। नेक्स्ट। ये रशीद अहमद थे, इनके पैर पे कोई चीज गिर गई,
तो गिरने के बाद इनके डोर्सल एस्पेक्ट पर सुराख हो गया, एक बिल्कुल स्किन गायब हो गई और सुराख हो गया, नीचे से टेंडन दिखाई देते थे। तो ये भी बेचारे बहुत बहुत इलाज कराते रहे, 3-4 तो 6 साल तक ये इलाज कराए। 6 साल के बाद हमारे पास आए, तो देखो आप इनका पैर, इन्हें स्किन ग्राफ्टिंग एडवाइस किया गया था। ये था इनका, इसमें कोई चीज गिर गई थी तो ये यहाँ से इतनी स्किन इनकी अलहदा हो गई, और अलहदा होने के बाद ये जख्म हील नहीं हो रहा था। अब आप इसमें जो देखने की चीज है इस सिलसिले में ये है कि ये जो छोटा बड़ा जितना है ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पैर सूजा हुआ बहुत था। तो वैसे भी मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर स्वेलिंग अल्सर है तो फिर उसमें हीलिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो इससे पहले सबसे पहले उसकी स्वेलिंग को कम किया जाने के तदाबीर की जाए, या जो भी इलाज किया जाए उसकी स्वेलिंग को कम किया जाए, उसके बाद ही इसमें कुछ जो भी कुछ होना है वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन हमने इनका इलाज किया और देखिए अल्लाह ताला के शुक्र से कितने बढ़िया तरह हील हुआ है ये। दिखाओ भाई शायद इन्हें, ये देखिएगा हील हो गया। तो बगैर किसी उसके हील हुआ है ये भी, बगैर स्कार के। जबकि इससे ये कह दिया गया था कि स्किन ग्राफ्टिंग के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फिलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ हीलिंग दिखा रहा हूँ। हीलिंग इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आपको ये किसी तरह से ये यकीन बने कि तिब्बे यूनानी में इतना पोटेंशियल है कि वो कुर्वे खबीसा का इलाज कर सकती है, और इससे बड़े बड़े जख्म, बड़े बड़े पुराने जख्म, बड़े बड़े खबीस जख्म जो है वो ठीक हो सकते हैं। यानी तिब्बी जख्म भी इससे ठीक हो सकते हैं। चलो भाई दिखाओ नजमुन्निसा का। देखो ये पेशेंट थी जिसे फाइलेरियसिस था, इस फाइलेरिएटिक लेग पे इसे अल्सर हुआ, और इतना डेंजरस अल्सर इसका कि देखकर भी डर लगता था बिल्कुल। और इससे डिस्चार्ज इतना था, जो तो कुछ फाइलेरिया की वजह से जो पानी उसमें इकट्ठा हुआ हुआ था, कुछ वो रिश्ता रहता था, और भाई कुछ अफूनत इसमें, इतना खराब अल्सर कि जैसे ही ये पट्टी खोली तो दिमाग खराब हो गया उसकी बू से। तो देखे आप ये अल्सर देखे कितना डेंजरस था। चलो भाई दिखाओ, ये इसके पैर, ये फाइलेरियाटिक पैर है इसका। तो ये देखिए इलाज से पहले के अल्सर ये, जब ये आई है तो तब का है ये। दिखाओ भाई शायद, दिखाओ ये अल्सर, इसके 3-4 अल्सर है पूरे पैर पे। इधर है, उधर दिखाओ, दूसरी साइड मीडियल साइड दिखाओ। ये इस तरह का अल्सर था इसका फैला हुआ। और ये फाइलेरियाटिक लेग, ये पेशेंट अभी भी जिंदा है नजमुन्निसा। हाँ ये अभी भी मेरे कांटेक्ट में रहती है, बेचारी का फोन आता रहता है इसका। जब तक फिर करीब करीब ये समझो आप इसे कि कितने साल हो गए, 10-12 साल हो गए इसे इलाज किए हुए, अब तक इसमें कोई रिकरेंस नहीं है। अब देखो आप इसके इलाज के बाद ये देखो आप यहाँ अगर ये अल्सर देखें आप, इसमें करीब करीब 2-3 सेंटीमीटर का गैप है। तो इसमें जो सीक्वेंस में अगर आप देखें, जो दरमियान में जो इमेज है इसमें, ये पहली इमेज इसमें खाली सलफ है, या यूँ कहो कि आप जो टिश्यू इसमें दिखाई दे रहा है आपको वो सारा बेजान टिश्यू है, उसे हटा दिया। और देखो इसमें ये रेड कलर का ग्रेनुलेशन टिश्यू जिसे आप कहते हैं आज, वो ग्रेनुलेशन टिश्यू इसमें आना शुरू हुआ और ये आखिर में हील हो गया। तो अब आप ये देखें, इमेजिन करके देखेंगे 3-4 सेंटीमीटर का अल्सर है। इस 3-4 सेंटीमीटर के अल्सर में बगैर स्किन ग्राफ्टिंग के कौन इसे हील करने की सोच सकता है। अगर आप किसी मॉडर्न मेडिसिन वाले के यहाँ चले जाते, ये गई भी थी, तो फाइलेरियाटिक लेग पर अल्सर का होना वैसे ही नामुमकिनात में से हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र देखो ये भी हील हुआ, और कितना अच्छा हील हुआ। दिखाओ भाई आगे दिखाओ शायद, ये देखो इसके दोनों साइड के हीलिंग दिखाई जा रही है ये। इधर तो ये एक लाइन सी बची है, ये स्कार नहीं है ये, बस निशान है। ये देखो कितना अच्छा हील हो गया। तो बहरहाल इस तरह से ये मरीज भी हमारा अल्लाह के शुक्र से ठीक हुआ, और इसी तिब्बी दवाओं से ठीक हुआ। अच्छा इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं कि मैं इनमें, इन अल्सर में कोई भी टॉपिकल एंटीबायोटिक भी यूज नहीं करता था। मैं इनकी वॉशिंग सिर्फ नमक के पानी से कराता था। तो ये बेटाडीन या पोविडोन वगैरह कुछ भी आयोडीन सॉल्यूशन
हम नहीं इस्तेमाल करते थे ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वॉशिंग के लिए भी हम सिर्फ नमक के पानी से इनकी वॉशिंग कराते थे। एक ये फातिमा थी, इसका भी अल्सर था बेचारी के लेग पे ही। तो इसका अल्सर भी 8-9 साल का पुराना था। देखो आप ये ड्राई टाइप का अल्सर था, देखो। ये देख ले आप, ये इधर है, एक लेग पे ये है, और दूसरी लेग पे दिखा दो भाई शायद इन्हें। ये दूसरी लेग पे है। तो ये अल्सर आपने देख लिए। अब आप देख लो इसकी हीलिंग। तो ये इसका हील हो गया। चलो भाई आगे चलो। ये इसका दूसरा अल्सर हील हो गया। अच्छा, अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट में हमने ये दिखाया है कि हम ये पेशेंट जो हीलिंग हुई वो कितने दिन में हुई और कितने ड्यूरेशन का था। तो इसमें पहला जो पेशेंट दिखाया था आपको, उसकी हीलिंग में करीब 3.25 महीने लगे। दूसरे की हीलिंग में करीब 2 2.25 महीने लगे। पहले में 3.25 लगे, 3 लगे। तो इस तरह से 2-2.5 महीने में, 3 महीने में ये सब हील हो गए थे। तो ये इनका डिस्क्रिप्शन है वो डेज का। तो अब देखो इसमें, चलो भाई शायद दिखा दो इन्हें डेज। तो अभी ये अभी जब कंप्लीट हुआ था तो ये लेंडी लोग थे सारे, मलिक हुआ या शायद शाकिर, और ये इनसे कहा भाई इसका वो डिस्क्रिप्शन बना दो, तो इन्होंने बनाया नहीं। तो लेकिन ये देखो आप, अल्सर ये कितना बड़ा है लेकिन हील हो गया है ये भी। तो इसका डिस्क्रिप्शन तो मिल नहीं पाएगा आपको। ये चल रहे थे उस जमाने में। ये देखो अब ये भी हील हो गया था ऑलमोस्ट। तो बस ये, अगर ये लोग कब्जे में रहते तो ये इसके भी इंशाल्लाह पूरा वो दिया जाता। लेकिन बहरहाल ये देख के आपको ये तो लग रहा होगा ना कि ये हील तो हो रहे हैं ये अल्सर। इसमें देखो हीलिंग शुरू हो गई। अच्छा भाई, ये जो आ रहा है रोडेंट अल्सर वाला है, जो मरीज अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये अभी का है, रिसेंट का ही था। जब ये मरीज आया था हमारे यहाँ स्किन डिपार्टमेंट में, तो इसका था ये कि रोडेंट अल्सर का ये मरीज था, और इसे कहा गया कि भाई तुम्हारे जो स्किन ग्राफ्टिंग जो मुमकिन है उस वक्त होगी कि जब तुम्हारा ये जख्म ठीक सा हो जाए, कुछ इसमें से जो रतूबत बहती है वो कम हो जाए। और तो इस तरह से बहरहाल ये आया हमारे पास, हमने इसका देखा। तो देखने के बाद इसके बायोप्सी की रिपोर्ट हमारे पास लेके आया था, और उसी में इसे बेसिल सेल कार्सिनोमा लिखा था या रोडेंट अल्सर लिखा हुआ था। अच्छा भाई, अब तो बस इसका स्किन ग्राफ्टिंग का मशवरा दिया हुआ था, लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग हो नहीं पा रही। तो सबसे पहले तो आप इसकी ये देखें बायोप्सी रिपोर्ट। लगाओ भाई बायोप्सी रिपोर्ट लगाओ शायद इसकी। तो देखो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है बेसल सेल कार्सिनो। दिखा दो भाई, जूम करके दिखा दो शायद ये बेसल सेल कार्सिनोमा लिखा है ना इस पे, जहाँ उसे हाईलाइट कर दो। इम्प्रेशन नोडुलर, ये देखो लोग तो यार इसे नोडुलर बेसल सेल कार्सिनोमा। इम्प्रेशन में देखो आप इसके लिखा है नोडुलर बेसल सेल कार्सिनोमा। तो ये मतलब बिल्कुल प्रूव्ड केस था कार्सिनोमा का। तो अब जैसे ही ये रिपोर्ट पढ़ के कार्सिनोमा का, तो हकीमों को तो दिमाग में यही बात आएगी ना कि ये तो कैंसर का है, इसे कैसे ठीक करेंगे हम। तो फिर मैं आप लोगों से दोबारा यही कह रहा हूँ कि ये आपको नहीं देखना है कि ये क्या है, आपको ये देखना है कि इसमें सुए मिजाज कौन सा है। तो अगर आप इसे देख के खौफजदा होंगे कि ये तो बेसल सेल कार्सिनोमा है, तो मुश्किल हो जाएगा। और भाई अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये तो सुए मिजाज फला है, मैं इलाज कर सकता हूँ, तो फिर आप इंशाल्लाह इलाज कर ले जाएंगे इसका। तो ये तो बहरहाल ये तो वो है कि सुपरा हॉस्पिटल रीजन पर पहला हुआ था। देखो आप इसका फोटो देखो तो देख के डर लग रहा था। दिखाओ भाई शायद पहली तस्वीर दिखाओ इसे। ये देख लो, अब ये लग भी नहीं रहा है कि ये इंसान का
चेहरा है। तो ये मतलब जो एक सर्जरी की किताब में जो बेसल सेल कार्सिनोमा की फीचर लिखी जाती है, वो इसमें सब कैरेक्टरिस्टिकली बिल्कुल टिपिकल केस था। रेड मार्जिन और भाई टिपिकल साइट के ऊपर। तो इसमें बहरहाल जो रोडेंट सेल अल्सर की जो वो होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो सारी मौजूद है। तो अब आप देखो, इसमें कहीं इसकी आंख भी दिखाई नहीं दे रही है, और ये बहुत ही खौफनाक सा लग रहा था हमें तो, बेचारा जैसा ये एक आंख का मरीज हो। तो बहरहाल इसका इलाज शुरू किया गया। और इसके इस मरीज की सिफत ये थी कि निहायत लापरवाह मरीज, कभी आ जाता था कभी नहीं आता था। तो उसूल इसका ये था, इलाज के मकासद तय करते हुए ये ख्याल रखा गया कि मादे की लज्जा कम हो और सैलान रुक जाए, जख्म मुंदबिर होना शुरू हो जाए। ये मतलब जो उसूल जब तरतीब दिया जा गया, तो उसमें ये उसूल तरतीब देते हुए किन किन चीज़ों को जहन में रखा गया, ये वो थे। इन मकासद को हासिल करने के लिए मुजफ्फिफात, मुअद्दिलात और मुंबतल अद्विया पर नुस्खा तजवीज़ किया गया। नुस्खा नुस्खे में अभल, फिटकरी, बेखे नरगिस, कुंदुर और मुरबक्की। तो ये जो अभल है, अभल का ये कमाल है कि ये किसी भी अल्सर को जितना है उससे 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ सकता जिस दिन आप इसे लगाना शुरू कर देंगे। तो अभल का जो सबसे बड़ा कमाल है वो यही है कि ये जख्म को फैलने से रोकता है। तो इसकी इस सिफत की वजह से अभल लिया गया। और भाई फिटकरी का तो आपको पता ही है, मुजफ्फिफ और माने अफूनत होती है। बेख नरगिस को का खासा है कि ये कुरूह खबीसा में इंदमाल करती है। और कुंदुर और मुर्मत, ये दोनों आपको पता ही है मुंबिते लहम है। तो बता ही दिया, फिट करिए जो तो आपको बता दिया। चलो आगे चलो। दवा का इस्तेमाल शुरू किया तो जख्म मुतवक्के नताइज बतदरीज हासिल होना शुरू हुए। 15 दिन के बाद मरीज को बुलाया गया। 15 दिनों में होने वाली तब्दीलियों को 15 दिन के बाद तब्दीलियों को तस्वीर नंबर 2 में बुलाया। तब दिखाओ भाई आप। 15 दिन बाद जब ये मरीज आया इस दवा को इस्तेमाल करके, तो कैसा था? तो ये देखो, ऐसा था कि इसमें तजफीफ की अलामात जाहिर होने लगी थी। रतूबत इसकी बिल्कुल रुक गई थी, और सर जो है कुछ इंसान का सा लगने लगा था। तो अब इस बार जब ये आया, इस बार हमने जो ये काला काला टिश्यू था इसे अलहदा किया। अलहदा करके फिर यही इलाज इसका शुरू किया। तो अब आप ये देखो कि इसका ये चेहरा लगने लगा है कि ये इंसान का चेहरा है, और 1 महीने का इलाज था ये। चलो भाई एक चीज और दिखा दो, इसके बाद ये मरीज भाग गया। 1.5 माह के बाद ये ऐसा हो गया। दिखाओ भाई, नेक्स्ट तस्वीर दिखाओ नेक्स्ट। फिर ये ऐसा हो गया। बस इस पे इसने वहां जाके दिखाया, तो इसे कहा गया कि अब तुम आ जाओ, अब हम स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे। अब इसमें इसकी आंख दिखाई देने लगी थी। तो भाई इसके बाद ये हमें दागे मुफारकत दिया गया, और जाके इसने स्किन ग्राफ्टिंग कराई या नहीं कराई है तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये बहरहाल हमारे फॉलो अप से मिस हो गया। तो अब देखो आप, ये रोडेंट अल्सर को कितना अच्छा हील कर रही है हमारी दवाएं। तो ये लगने लगा था कि इंसान है। ये तो बस, तो ये भाई वो थे आपके मुख्तलिफ किस्म के जख्म जिनका इलाज हमने किया, और इनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था, जिसे हमने आपको दिखाया। तो बस इसी के साथ ये आज का इंटरेक्शन मुकम्मल होता है। इसके अलावा दोबारा फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह कुछ और केस प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। आप कुछ आप लोगों के सवालात हो तो वो बता दें। अगर किसी को सवाल पूछना हो तो हैंड रेस करे, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। ये जो आखिरी वाला केस था रोडेंट अल्सर वाला, तो इसमें हम्म। कुछ ओरली दवाएं भी दी गई थी या सिर्फ लोकल से ही हुआ था फायदा? देखो, तिब में कहीं अल्सर के इलाज में ओरल दवाओं का नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ।
और ना ये सूए मिजाज आम होता है। अच्छा ये सूए मिजाज मकामी होता है, इसलिए उस मकाम को ही मुतासिर करता है, तो वही सूए मिजाज का आपको इलाज करना है। अगर आप अच्छा इसमें सूए मिजाज का अमूमी इलाज करोगे तो मरीज को और ज्यादा बीमार कर दोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। हाँ, उसमें मैंने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन मिजाज। जी जी जी। तो वो ये जो मतलब यहाँ जो अल्सर बनता है ना, वो मकाम जो होता है उस मकाम का सूए मिजाज होता है वो। अच्छा अच्छा। जी अगर जी सर ये। इसे हाँ, हम्म। अगर इसे आप यूं कह देंगे कि ये अमूमी था, तो फिर वही अल्सर पूरे जिस्म पे हो जाना चाहिए। अच्छा। जी जी। मंतक मतलब मंतकी लिहाज से जो सबब वहां है वही सबब सब जगह है। तो उसके एक जगह मौसर होने का, दूसरी जगह मौसर ना होने का कोई, या तो आपके पास जवाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अच्छा सुए मिजाज अमूमी नहीं होता, सुए मिजाज मकामी होता है। और उस वजह से वो सिर्फ उसी मकाम को मुतासिर करता है। तो आपको जो तादीली तदाबीर करनी है वो भी मकामी तौर पर ही करनी है। अगर आप उन तादीली तदाबीर को अमूमी तौर पर करोगे तो फिर आप जो एतदाल वाला मिजाज बाकी जिस्म में है उसे बिगाड़ोगे। अच्छा अच्छा। जी जी जी। ये सर ये उसूल सिर्फ अल्सर में है या जल्दी अमराज में और में भी इसे अप्लाई करना जल्दी होगा? जल्दी अमराज में क्या, बल्कि हर मर्ज में अप्लाई करना होता है। हर मर्ज, अगर कोई मर्ज उमूमी नहीं है बल्कि वो उजवी है या जी जी। मकामी है, तो वो उजवी है तो उस उजवी का सूए मिजाज होगा, और अगर अच्छा मकामी है तो उस मकाम का सूए मिजाज होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये आपको सब ये तमाम अमराज के इलाज में आपको ये मलूज रखना चाहिए। अच्छा ठीक ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मैं वजीउल कमर बोल रहा हूँ गुलबर्गा है से। भाई। मोहम्मद वजीउल कमर। अच्छा भाई, चलो बताओ क्या बात है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर ये एक्सटर्नल अल्सर है ना, अगर इंटेस्टाइनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उसमें भी इन दवाओं का इस्तेमाल उसका करेंगे? उसका उसका उसूल इलाज अलग। जी उसूल इलाज तो करीब करीब एक सा ही होगा, वहां भी तजफीफ ही करनी है आपको और इन्नवाल जी ही करना है, लेकिन दवाएं अलग होंगी। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सवाल ये मतलब है उस सर कि है भाई। जी सर, दवाएं अलग होंगी बता रहे हैं आप? हाँ, दवाएं उनकी अलग होंगी। उन दवाओं का फेल तो करीब करीब यही होगा, लेकिन जी दवाएं अलग होंगी क्योंकि जब आप उन्हें अमा में या मैदे में इस्तेमाल करेंगे तो वो वहाँ उसकी कुव्वत हाजमा से मुतासिर जल्दी होंगी। जो होती तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कुव्वत हाजमा किसी उद्व की या जिल्द की इतनी कवी नहीं होती कि उन दवाओं में वो खातिर खा तब्दीली कर सके। तो इसलिए वहाँ आपको एक ऐसी दवा की जरूरत होती है कि जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, जिससे कि अगर वो हजम भी हो जाए तो उससे कोई खराबी लाहक ना हाँ। हो। अच्छा, भाई उसमें जो सबसे मौसर दवा है वो है आपका ये अयादिज फैकरा और ये शिब्र, या फिर ये क्या कहते हैं इसे, चना। ये सबसे ज्यादा चना। मौसर है उसमें। हाँ, और खुश्क चना जी जो है बहुत अच्छा मुजफ्फिफ है, खास तौर पर कुरूहे मेदी के लिए। अच्छा ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल ये था सर कि जो रोडेंट अल्सर है और नॉन रोडेंट है, दोनों में यही दवाएं हैं या नॉन यार रोडेंट की दूसरी दवाएं हैं? मैंने आपको क्या बताया कि आपको इसके चक्कर में पड़ो ही मत, के रोडेंट है या नॉन रोडेंट है। आप तो ये देखोगे शुए मिजाज बारिद है, ये रतब है, या शुए मिजाज याबिस है। आप छोड़ दो जी इसे तो कि ये रोडेंट है या नॉन रोडेंट है। अगर आप इस रोडेंट या नॉन रोडेंट के चक्कर में पड़ोगे तो आप तिब्बी इलाज नहीं कर पाओगे भाई। जी तो आपको तिब के इलाज करते हुए तशखीस तिब्बी बनानी है। ये नहीं देखना रहता कि ये रोडेंट है या कौन है। वो तो चूंकि भाई मरीज हमारे पास लेके रिपोर्ट आ गया और
आप लोग रोडेंट अल्सर से ज्यादा फेमिलियर हो, इसलिए मैंने वो रोडेंट अल्सर आपको बता दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा ये यकीन बहाल हो कि भाई हम कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं बस। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर शेख इमरान, फाउंडर बैच से। हम्म। सर ये पूछना था कि डायबिटिक अल्सर को हम किस तरह से उसका उसूल इलाज फिर फिर कायम फिर करें? फिर मैंने मतलब अभी जवाब दिया कि आपको ये देखना ही नहीं कि ये डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, वेनस है, जी रोडेंट है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, कौन सा है, ये देखना ही नहीं है आपको। आपको तो ये देखना है कि जो अल्सर मैं देख रहा हूँ इसमें सुए मिजाज, हार्दतब है या बारिदियाबिस है, जी। बस। तो वो डायबिटिक हो नॉन डायबिटिक हो, तुम्हें इससे क्या मतलब। अच्छा सर, जो आमतौर से पैरों पे हो जाता है तो उसको हम कैसे मतलब वो करेंगे, दोनों में ये डिफरेंशिएट? जो थे ये सारे पैरों के ही तो थे जो मैंने आपको दिखाए। जी जी जी। तो ये सारे ठीक हुए नहीं हुए, जी हाँ, वही। बस ऐसे ही करोगे जैसे इसमें मैंने बताया। जी जी जी, इंशाल्लाह। सर अच्छा लगा सुन के, और मजीद आपसे गुजारिश है कि इस तरह के सेशंस लेते रहिए इंशाल्लाह। अब मैं बुढ़ापे में क्या अब आखिर करूंगा में मैं यार, तो बुढ़ापे का सर ख्याल कर लो मेरे। सर उसी से जवानी आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में वालेकुम। हशमत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा सर के शुक्रिया के साथ प्रोग्राम का अख्ताम कर। बेटा हशमत इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, और माशाल्लाह से अरे यार बेहतरीन हशमत, ये तो आप लोग समझते होगा मैं आप लोगों से अलहदा हूँ भाई, मैं तो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ ही हूँ। बस ये है कि जब आप लोग मुझसे इस तरह की बात कहते हो तो मैं आप लोगों को मिल जाता हूँ और आप समझते हैं कि आज जुड़े हैं सर। नहीं, मैं तो आप लोगों से कब अलहदा हूँ भाई। नहीं नहीं सर, वो तो मतलब पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं तो हर वक्त आप हाजिर होते हैं, लेकिन एक कोशिश ये रही है कि जो एक मास लेवल पे जो यंग जनरेशन वाले जो यूनानी वाले हैं, जो यूनानी से पास आउट हो रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ये एतमाद जगे कि हाँ यूनानी से भी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो है पुराने जैसे अतिबाओं का ये हाल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंटरेक्शंस नहीं हो पाती थी इस तरह की, या जो भी नुस्खे हैं उसको जो है छुपा के रखते थे। तो ये थोड़ी सी ये रहती थी। तो अब ये हम लोगों के इसमें खास करके मलिक भाई का जो है बहुत बड़ा रोल है। तो ये सोचा कि नहीं भाई, अब हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं, अल्लाह ताला ने हम लोग को सबको सेटल कर दिया है, तो कोशिश ये करें कि भाई चूंकि हमारी पहचान यूनानी से हुई है, तो हम लोग क्या कहते हैं जो है यूनानी को प्रमोट करें। और जहां तक यूनानी दुनिया का नाम है, वो आपका क्या कहते हैं बहुत बड़ा ये याद याद रखा जाएगा, जो बहुत सारे कंसेप्ट इस तरह की चीजें जो है। और मैं माजरत चाहूंगा सर कि बहुत अच्छे से मैं सेशन को नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि अभी मैं नाइट ड्यूटी में हूँ और इधर पीएससी में। तो इस वजह से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, अभी जस्ट एक इमरजेंसी भी आ गया तो मुझे जाना है सर, माजरत के साथ। ठीक है सर। ठीक, चलो बड़ा भाई, काम पर पहले है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।